नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बेटल ऑफ प्लासी के बारे में स्टडी करेंगे। बेटल ऑफ प्लासी के बारे में आप सभी लोग सुने भी होंगे, स्टडी भी किए होंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से इसको स्टडी करेंगे और यह देखेंगे कि यह किस प्रकार से यह जो घटना है यह भारतीय इतिहास के सभी पहलू को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। और यह ब्रिटिशर्स के इंडिया में कॉन्क्वेस्ट का यानी कि जीत का नींव रखा। किस प्रकार से यहाँ से भारतीय जो उद्योग थे उनका जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, किस प्रकार से यह सामाजिक और कल्चरल जो प्रभाव है उसको भी गहरा किया। सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे। इसका भारतीय इतिहास पे इतना बड़ा प्रभाव रहा है कि 1757 में पूरे विश्व के ग्लोबल ट्रेड पे इंडिया का शेयर 25% हुआ करता था। और जब ब्रिटिशर्स 1947 में इंडिया से गए हैं उस समय ग्लोबल जीडीपी में इंडिया के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मात्र 4% था। तो किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का नींव यहाँ पड़ा, ये सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यह जब प्लेस कहाँ पर है। तो देखिए, प्लासी जो है आपका तत्कालीन जो बंगाल प्रोविंस था वहां पर था। इसे आप कह सकते हैं अभी जो वर्तमान में है वह वेस्ट बंगाल में है। भागीरथी रिवर के किनारे जो है यह जो है आपका प्लासी जो है स्थित था। और यहाँ पे ब्रिटिश पारा आप कह सकते हैं जो सुप्रीमेसी है उसका जो है फाउंडेशन, उसका नींव यहाँ रखा गया। हम लोग उसके बारे में किस प्रकार से है ये नींव रखा गया हम लोग इसको देखते हैं। 1757 के समय जो घटना हुआ उसका जो नींव है बहुत पहले रखा जा चुका था। ब्रिटिशर्स के द्वारा स्लोली इस आप कह सकते हैं कि प्रयास किए गए। तो हम लोग उन प्रयास के बारे में पहले स्टडी करेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो मेजर आप देखिएगा इतिहास में एक घटना जो है 1651 में जो है, देखिए मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोविंस के रूप में था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था कि वह संभव नहीं था कि वह सेंट्रली जो है चीजों को कंट्रोल कर सके। और उसे में क्या था कि जो बड़े बड़े प्रोविंस थे, बंगाल उसी का एक जो है एक प्रोविंस था, जिसमें कि अगर आप देखिएगा तो बंगाल में अभी का बिहार, उड़ीसा सभी शामिल थे। 1651 में क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे शाह सूजा, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दिया गया। वह ट्रेडिंग राइट्स जो था वह बंगाल के अंदर था कि आप 3000 रुपया जो है साल में दीजिए और उसको जो है आपको ट्रेडिंग राइट्स दिया गया। ट्रेडिंग राइट्स का देखिए फायदा क्या होता है कि उनको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ता। जब कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा तो उनको व्यापार करना सस्ता पड़ेगा। तो इसके कारण जो है इंडियंस जो आप कह सकते हैं मर्चेंट्स हैं उसके तुलनात्मक उनको अधिक फायदा हुआ और अधिक से अधिक फायदा आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और आर्थिक रूप से वह मजबूत होते चले गए। आप बंगाल का आप अगर स्थिति देखिएगा उस समय इतना अच्छा था, इतना फ्लोरिशिंग था कि ब्रिटिशर्स जो इंपोर्ट करते थे टोटल इंपोर्ट का 60% जो है अकेले बंगाल से होता था, चाहे वो टेक्सटाइल हो, सिल्क हो, स्पाइसेस हो। तो आप देख के समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक रूप से कितना फ्लोरिशिंग था। आप तो ये सारी बातें 1651 का है। उसके बाद अगर आप देखिएगा एक और उनको एक मेजर उनको आप कह सकते हैं एडवांटेज हुआ जब 1698 में क्या हुआ, जमींदारी राइट्स जो है उनको प्राप्त होता है। वो 3 जगह है, उस जगह का नाम है सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता। ठीक है, ये तीनों को जो है समेकित रूप से जो है कलकत्ता, यही फ्यूचर में जाकर है जो है कलकत्ता बना, यानी सिटी बना, इसका नींव यहाँ पर पड़ा। तो ये जो चीज है और इस बदले में जो आप कितना मात्र 1200 रुपये में ये जो है मिला था। यानी उनको जमींदारी राइट जो है आपका सूतानीति, गोविंदपुर और जो कालीकता है मात्र 1200 रुपये में जो है आपको मिला। इस समय जो है गवर्नर जो है 1698 में जो है औरंगजेब थे। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जब 1651 में था तो उस समय मुगल के इंपेरर कौन थे, उस समय जो है आपका शाहजहां थे। तो शाहजहां के समय फर्स्ट बार शाह शुजा के समय मिला और इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे जिनके द्वारा इसको ट्रेडिंग राइट्स जमींदारी राइट्स दिया गया, उनका नाम था शाहिस्ता खां। यानी शाह शुजा ने वह
आप कह सकते हैं इनिशियल ट्रेडिंग राइट्स दिया, उसके ऊपर जमींदारी राइट्स जो है इनको शाहिस्ता खान के द्वारा ब्रिटिशर्स को मिला। तो यानी ये स्लोली स्लोली आप कह सकते हैं इंडिया में इकोनॉमिक रूप से वो मजबूत होते जा रहे थे। अब उसमें इसी के बीच देखे वो, ये तो हम लोग देखे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है इम्पावर हो रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो मुगल इंपेरियर या मुगल आप कह सकते हैं के केस में एक बहुत बड़ा घटना हुआ। औरंगजेब जो है का मृत्यु जो है 1707 में हुआ। आपको पता है कि यह कहा जाता है कि औरंगजेब की नीतियों के कारण जो है मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल एम्पायर में बहुत सारा अनस्टेबिलिटी आ गया था। ठीक है, अब 1707 के बाद क्या हुआ कि कोई भी जो है मजबूत कह सकते हैं कि इंपेरर नहीं हुए, और वीक जो है इंपेरर हुए, प्लस जो है सक्सेशन वार वहां बहुत हुआ आपस में। ठीक है, उसके कारण जो है पूरा कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रोविंसेस है बड़े बड़े, वो अपने आप को आजाद घोषित करने लगे। उनका जो सोवरेंटी है अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, अपना जो है सोवरेंटी को एसर्ट करने लगे, ये सारी चीजें होने लगा। तो उसमें जो है हैदराबाद जो है अपने आप को एसर्ट किया, बंगाल एसर्ट किया और अवध जो है एसर्ट किया। तो इसे तीनों को जो है ये जो है मुगल का एक प्रोविंस हुआ करता था, इसे इसीलिए जो है इसे सक्सेसर स्टेट कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है फोकस करेंगे बंगाल के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखना है। मुगल अगर आप बात कीजिएगा जो इंपेरर के बारे में, तो 1707 से लेकर 1712 तक जो है बहादुर शाह फर्स्ट जो है मुगल के इंपेरर हुआ करते थे। 1712 से लेकर 1719 तक जो है आपका फर्रुख सियार जो है इंपेरर थे, और 1719 से लेके 1748 तक जो है बहादुर शाह रंगीला जो है जो मुगल इंपेरर थे। अब क्या है कि 1713 में क्या हुआ कि जो है मुर्शिद कुली खान जो है अपने आप को वर्चुअली जो है इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं, और अपना कैपिटल जो पहले बंगाल का ढाका था उसको वो चेंज करके जो है मुर्शिदाबाद ले जाते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि आगे जो इनका सिस्टम यहाँ पर बंगाल में जो फिर रहा वो नवाब बेस्ड सिस्टम रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इस तरीके का स्थिति हो गया, जब मुगल कमजोर होने लगेंगे, तो इसमें खुश कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खुश हो रहा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुआ, क्योंकि मुगल एम्पायर से आप कह सकते हैं कि टकराने से बहुत आसान, या कोई भी चीज एडवांटेज लेना जो रिलेटिवली नए इंडिपेंडेंट जो प्रोविंस हुए थे उनसे लेना ज्यादा आसान था। तो ये सारी चीजें जो है अभी चल रहा था। अब क्या होता है कि हम लोग जो है 1707 में एक जब औरंगजेब का डेथ के बाद एक बड़ा घटना जो है आपका 1717 में होता है। 1717 में जो है जिसे रॉयल फरमान फर्रुख सियार का कहते हैं, इसमें देखिए क्या हुआ उसमें, जिसे यहाँ पर क्या होता है ना कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह जो है उनको फ्री ट्रेड का राइट्स मिल जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक आप सुनिएगा टर्म दस्तक, यानी यह पेपर हुआ करता था जिनको दिखाने के बाद जो है कोई भी जो कस्टम्स ऑफिशियल्स होते थे उनसे ड्यूटी नहीं लेते थे। लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत हुआ। क्यों हुआ कि यह दस्तक जो है का जो प्रोविजन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया गया था, लेकिन उनके जो ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा प्राइवेट ट्रेड के लिए जो है मिसयूज किया जाने लगा। उसके कारण आप समझ सकते हैं कि रिवेन्यू का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा जो है बंगाल को। तो जब आर्थिक रूप से वीकनेस होने लगा, प्लस जो है जो नेटिव मर्चेंट्स है जो कह सकते हैं कि जो उनको ड्यूटी दे सकते थे, वो उनको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। वो यानी राज्य के खजाने पर इसका भारी जो है प्रभाव पड़ा। और आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अगर आप देखेगा तो उसका नींव आपको एक्चुअली में यहाँ पर आपको पड़ेगा। उसके बाद 1717 का जो फरमान है वहां पर एक जो है सर्टेन कलकत्ता के जो पास में कुछ और एरिया का जो है इनको जमींदारी राइट मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स को जो है मजबूत बना रहा था। ठीक है, अब इसका अगर आप साइकिल में देखिएगा तो ओवरऑल जो प्रभाव कहाँ पड़ा था, नवाब का जो ट्रेजरी है वही प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड हो रहा था तो वो दस्तक का यूज करके वो कोई भी नहीं दे रहा था। ये क्या था कि जो नवाब जब बने
आपका सिराजुद्दौला, तो उनके डिसकंटेंटमेंट का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जो स्टेट रिवेन्यू है उसका बहुत ही नुकसान हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है ब्रिटिशर्स का जो पोजीशन है रूट का वो देखें, उसके पहले थोड़ा सा और इसको समझिए। देखिए है क्या, अगर आप बंगाल में देखिएगा तो ये देखिए, सपोज कीजिए ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी जो है आपका वहां पर है हुगली रिवर। तो हुगली रिवर जो है उसका जितना भी आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए गए थे आपका, वह हुगली रिवर के किनारे पर किया गया था। जैसे ब्रिटिशर्स का अगर आप देखेगा, सपोज कीजिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जो मान लिया कलकत्ता एस्टेब्लिश है, तो उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पर जो है आपका चंदरनगौर जो है आपका है। चंदरनगौर क्या था, फ्रेंच का आप कह सकते हैं आपका फैक्ट्री था। उसके आगे जो है चिंसूरा जो है आपका फैक्ट्री था जो डच का था। यानी हुगली रिवर के किनारे जो है आपका तीनों जो यूरोपियन कह सकते हैं कंपनी है, तीनों का था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर समुद्र है, तो समुद्र रहने के कारण क्या होता है कि आप देखिएगा कि सबसे फ्रंट पे जो आपका फोर्ट है वो किसका है, ब्रिटिशर्स का। यानी यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा, पोर्ट से ज्यादा नजदीकी अगर आप देखिएगा समुद्र से किसका है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका फैक्ट्री है उसका था। तो आप कह सकते हैं यह जो पोजीशन था इसके कारण फ्रेंच और डच के तुलनात्मक जो है इनको अधिक एडवांटेज मिल रहा था व्यापार करने में। तो ये भी एक ये जो है बहुत बड़ा एडवांटेज रहा ब्रिटिशर्स का। प्लस अगर आप नवाब के बारे में थोड़ा देख लीजिए, हम लोग रूलर्स के बारे में देखे हैं, थोड़ा सा आप जो है नवाब के बारे में देख लीजिए कि नवाब का क्या लोकेशन जो है वहां पर था। देखिए नवाब के बारे में अगर आप देखिएगा तो 1713 से लेके 1727 तक जो है मुर्शिद कुली खान जो है नवाब हुआ करते थे। ठीक है, उसके आगे अगर 27 से 1727 से अगर 1739 तक देखिएगा तो इस इनके जो सन इन लॉ जो है वह जो है शुजाउद्दीन नाम था, शुजाउद्दीन खान नवाब हुए। उसके आगे 1739 में से 40 में जो है मुर्शिद कुली खान के जो बेटा थे उनका नाम था सरफराज खान, सरफराज खान नाम था। और ये जो है इनको क्या करता है, जो सरफराज खान होते हैं इन्हें 1740 में जो इनके आप कह सकते हैं बहुत ही वीक इंपेरियर थे, और इनके जो कमांडर इन चीफ थे अलवर्दी खान, उनके द्वारा जो है इनका हत्या कर दिया जाता है। अब जब अलवर्दी खान के द्वारा जब इन्हें हत्या किया जाता है, अब देखिए अलवर्दी खान के बारे में भी देखिएगा तो अगर 1740 से लेके 1756 तक जो है आपका अलीवर्दी खान रहते हैं। उसके बाद इनका भी ये सारी जो ब्रिटिशर्स का स्ट्रेटजी है उसे वो समझ रहे थे इनका, लेकिन इनका एज इतना ज्यादा था कि वो आप कह सकते हैं रेसिस्ट नहीं कर पाए। और अलीवर्दी खान को जो है ओल्ड होने के कारण क्या हुआ उस समय, देखिए अगर आप देखिएगा इंडियन जो है आप राजनीतिक स्थिति को देखिएगा तो मराठा जो है वहां पर बहुत ही डोमिनेंट हो रहे थे। मराठा के डोमिनेंट होने के कारण उनका द्वारा चौथ लिया जाता था, और सरदेशमुखी तो दूसरे जो राज होते थे उनसे चौथ लिया जाता था, ताकि वहां पर वह अटैक नहीं करेंगे, प्लंडरिंग नहीं करेंगे। तो अलवर्दी खान ने चौथ देना जो है मराठा को स्वीकृत कर लिया और पीस बना लिया। लेकिन ये मराठा जो आपका कह सकते हैं इन्वेजन का एक्सक्यूज करते हुए इसी बीच में क्या हुआ, चाहे वो डच हो या फिर जो फ्रेंच हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सभी जो है अपने अपने जो फोर्ट्स है उसका फोर्टिफिकेशन वो लोग कर लिए। ठीक है, तो ये उसके कारण आप देखिए कोई भी जो रूलर्स होगा अगर उसके क्षेत्र में अगर फोर्टिफिकेशन होगा तो किसी को पसंद नहीं पड़ा, लेकिन नवाब का जो एज था उसके कारण वह बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सके। ठीक है, तो जब अलीवर्दी खान आप कह सकते हैं कि जब डेथ हो गया आपका 1756 में, अलीवर्दी खान को देखिए कोई भी बेटा नहीं था। जब बेटा नहीं था तो तीन बेटी थी, तीन बेटी थी। तो एक जो सबसे छोटी बेटी है इनके बेटा का नाम था, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और जो सेकंड वाला है आगे जाके कॉन्स्पिरेसी वाला में इनका नाम आता है, इनका नाम है घसीटी बेगम। ठीक है, और एक जो है सबसे जो छोटे वाले जो आप सबसे जो बड़ी बहन है उनके बेटे का नाम है शौकत जंग। तो जो शौकत जंग हुए इनको जो है मीर जाफर जो है उनके द्वारा फेवर किया गया, लेकिन जब लड़ाई हुआ आप कह सकते हैं आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें सिराजुद्दौला जो है सभी को डिफीट कर दिए, और फाइनली जो है आपका सिराजुद्दौला वहां पर नवाब बनते हैं।
तो यह चीज आपको अभी तक पता चल गया होगा, चाहे रूलर वाइज है या किस प्रकार से नवाब जब अपने आप को घोषित किए, अब पॉलिटिकल सोवरेंटी एसर्ट करने लगे तो किस प्रकार से चीजें चली वो आपको समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से ब्रिटिशर्स को एडवांटेज मिल रहा था अपने लोकेशन जो थे उनके पोर्ट के थे, उसके कारण किस प्रकार से जो मराठाज डोमिनेंट थे उसके कारण किस प्रकार से चीजें में इंपैक्ट हो वो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए जब सिराजुद्दौला जो है वहां पर बनते हैं, ठीक है, अब सिराजुद्दौला जब बनेंगे तो इनको पता है कि फोर्टिफिकेशन किसी भी रूलर्स को जो है पसंद नहीं पड़ेगा कि उसके क्षेत्र में बिना जो है परमिशन के कोई फोर्टिफाई करे, तो ये तो सोवरेनिटी को ही चैलेंज है। तो ये जो है एक मेजर कारण जो है बना। अब उसमें जब फोर्टिफिकेशन जब हो रहा था तो आप कह सकते हैं कि जो सिराजुद्दौला है उनके द्वारा यह तीनों जो चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी को यह कहा गया कि आप जो फोर्टिफिकेशन किए हैं इसको आप डिसमेंटल कीजिए, तो नहीं तो फिर जो है आप पर जो है आप कह सकते हैं कि यह सोवरेनिटी का वायलेशन होगा और फिर आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये कह सकते हैं कि जब बातें कही जाती है तो उस समय जो फ्रेंच है या डच है वो डिसमेंटल कर लेते हैं, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह डिसमेंटल करने से मना कर देता है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है कारण बना। अब उसी में क्या होता है कि 1756 में जो है अटैक कर दिया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम वही जगह है जो फोर्टिफाई किया गया था, जो कलकत्ता है उसे जो है फोर्टिफाई किया गया था, तो उसे फोर्ट विलियम पर आप कह सकते हैं कि अटैक किया गया। अब शुरुआत में तो क्या हुआ कि इसे सीज कर लिया गया। सीज करने के बाद क्या होता है कि उस पर एक घटना है जिसे कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल उसमें रहा है, ठीक है, वो उसका उसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब फोर्ट विलियम पर अटैक किया गया तो कहा यह जाता कि जब सीज किया गया था तो वहां पर 146 जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक गार्ड रूम में जो 18 स्क्वायर फीट का था वहां पर जो है उनको एक ही रूम में रख दिया गया था। अब उसके कारण क्या हुआ कि सफोकेशन से 123 जो आपका ब्रिटिशर्स है उनका डेथ हो गया। लेकिन इसे बाद में हिस्टोरियंस के द्वारा इसको जो है नकार दिया गया इस इंसिडेंट को, क्योंकि जो है फिजिकली जो है यह पॉसिबल नहीं है कि 18 स्क्वायर फीट के रूम में जो है 146 जो लोग हैं उनको रखा जा सके, फिजिकली जो है उतना संभव ही नहीं है। इसलिए जो है यह ब्रिटिश जो हिस्टोरियन है इनके द्वारा कहा गया कि यह जो है जानबूझ के इसे आप कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के ये किया गया ताकि जो है वो एक आधार बना सके, चीजों को आप पॉइंट बना सके, प्रोवोक कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये सारी चीजें जो है जब ये फोर्ट विलियम पर अटैक हुआ था तो जो है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड थे उनका नाम था रॉबर्ट ड्रेक। ये क्या होता है कि एक आइलैंड है फुल्टा आइलैंड, वहां जाके आप कह सकते हैं कि शरण ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो हॉवेल नाम के जो आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स है उनको लीडर अपना बनाते हैं। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है, जब अटैक होता है उस समय कलकत्ता का नाम बदल के जो है अलीनगर रख देते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। लेकिन जो आप इसके बाद क्या होता है कि जो फुल्टा आइलैंड पर जो वेट कर रहे थे रॉबर्ट ड्रेक जो यहाँ से शेल्टर लेके गए थे, इनका कॉन्टेक्ट होता है क्योंकि उस समय तक पता है कि आपको जो साउथ वाला जो पार्ट है स्पेशली तमिलनाडु जहाँ की फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है उनका फोर्टिफिकेशन का एरिया था, वहां कॉन्टेक्ट किया जाता है और वहां से आपको आर्मी और प्लस नेवी जो है आपका दोनों को जो है री इन्फोर्समेंट जो है वहां से भेजा जाता है। यानी वहां से री इन्फोर्समेंट भेजा जाता है और फाइनली जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको वापस कर रीगेन कर लिया जाता है, यानी फोर्ट विलियम को रीगेन कर लिया जाता है। अब जब रीगेन हो जाएगा तो आप कह सकते हैं एक तरीके से ब्रिटिशर्स का जीत हुआ। ब्रिटिशर्स का भी जीत हुआ तो वो फिर ट्रीटी करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उसी समय और क्या होता है सिराजुद्दौला को और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक काउज बना कि उसी समय अहमद शाह जो अब्दाली है वह भी जो है इंडिया में अटैक करने का घटना हुआ था 1757 में, तो वह भी एक काउज वहां पर बना कि उसके कारण यह कहा जा रहा था कि रोहिल्लाज और जो है वो अवध के साथ मिलके जो है वो आगे एडवांस करेंगे और फिर अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी स्थिति जो है उसके कारण क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ। उसमें जो है क्या कहा गया, उसमें उनको जितना पहले जो प्रोविजन मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, चाहे वो ट्रेडिंग राइट्स हो
वह या फिर जो है फोर्टिफिकेशन करने का है, वो सारा का सारा जो है वो आप कह सकते हैं कि फिर उनको जो है रीस्टोर किया गया। प्लस ये भी चीज कहा गया कि जो युद्ध में जो है आपका नुकसान हुआ है उसका भी डिमांड जो है उसमें किया गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको आपका ट्रीटी ऑफ जो अलीनगर है उसमें आपको देखने को मिला। तो अब देखिए कि एक तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर में जिस प्रकार से चीजें हुआ उसके कारण जो है ये चीजें बन रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को यह था कि जो सिराजुद्दौला है उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में अपने आप को रीग्रुप करके जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए एक मेजर कंसर्न हो सकता है। तो पहला जो कारण बना था वह तो फोर्टिफिकेशन था, तो सिराजुद्दौला तो उसके कारण थे। दूसरा आप कह सकते हैं जो कारण था जिस प्रकार से दस्तक का मिसयूज हुआ था उसको लेके सिराजुद्दौला के पास एक और कारण था कि उनके जो आप कह सकते हैं एनिमी थे कृष्णा दास, उनके बेटा को जो है एसाइलम दिया गया था। यह भी जो है काउ जो है आपका बना। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर और 1756 में जिस प्रकार से अटैक हुआ वह भी जो है घटना हुआ। ब्लैक होल ट्रेजेडी भी जो है वन ऑफ जो है काउज में से रहा दोनों का। उसके बाद क्या हुआ कि एक कारण है कि नवाब जो है वीक है, वह भी कारण रहा, प्लस जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी है वह भी एक कारण रहा। लेकिन उसी समय आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहा था, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रहा। 1756 में क्या होता है कि आपका 7 ईयर्स वार जो है आपका यूरोप में चालू होता है, जहां पर कि ईस्ट इंडिया आप जो कंपनी है वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंच जो है आप कह सकते हैं आगे कंट्रोल करे चीजों को, क्योंकि वहां जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है अपोजिट साइड में थे 7 ईयर्स बाद में, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका यहाँ पर देखने को मिला। तो यानी कि किसके कारण आप देख रहे हैं कि चीजें हुआ। हम लोग इस बात को पहले चर्चा कर चुके कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जो है जब री करने के बाद जो है वहां से दोबारा जो है किए और रिकैप्चर जो है कलकत्ता को करने में सफल रहे। एडमायरल बाटसन जो है वहां से नेवी का फ्लीट लेके आते हैं। यहाँ पर जो आपका टर्म्स जो हुआ ट्रीटी ऑफ अलीनगर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी प्रिविलेज था वह रिस्टोर हो गया, फोर्टिफिकेशन अलाउ हो गया और कंपनसेशन और जो नुकसान हुआ वह भी हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और जो क्लॉज यहाँ पर होता है वह था ब्रिटिश जो है रेसिडेंट का क्लॉज, जो आगे जाके आप देखिएगा सब्सिडियरी अलायंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमारे जो है एक ब्रिटिश जो रेसिडेंट है वो वहां पर रहेंगे ताकि जो पीस ट्रीटी हुआ है वो जो है अच्छे तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का यहाँ पर बढ़ने लगा। अब देखिए इसी के बीच में देखिए जो सिराजुद्दौला था जो आप कह सकते हैं जो नवाब हुए उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था, बहुत ही सस्पिशियस नेचर के थे, क्रुअल्टी भी कहा जाता है। उसके कारण क्या हुआ ना, वो जितना भी आप कह सकते हैं कि कोर्ट में है जो या कमांडर इन चीफ है सब उनसे एलिनिएट होते चले गए। रॉबर्ट क्लाइव को यह भी लगा था कि हम लोग अगर कितना भी कोशिश कर लेंगे अगर तो जितनी बड़ी सेना है सिराजुद्दौला के पास दोबारा डिफीट करना मुश्किल है। तो इसमें इसीलिए क्या किया उनका फोकस जो है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से हटके क्या हो गया कि एक कॉन्स्पिरेंसी किया जाए, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किया जाए और डिफीट किया जाए। तो उसमें वो क्या किए कि एक कॉन्स्पिरेसी बनाए। कॉन्स्पिरेसी मतलब सभी को जो भी उनसे नाराज था डिसकंटेंट था नवाब से उसको अपने पक्ष में और बदले में कुछ प्रलोभन भी दिया गया कि आपको यह चीज मिलेगा। जैसे मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ थे इनको यह कहा गया कि आप जो है 45,000 जो ट्रूप्स होगा जिस पर आपका कमांड रहेगा वार के दौरान आपको उसको आइडल रखना है, उसको एक्टिव नहीं करना है। उसके बाद इनको हटाने के बाद हम आप ही को नवाब बना देंगे। तो यह बात जो है आपका कहा गया। उसके बाद जो है आपका जो जगत सेठ थे एक वहां का कह सकते हैं वेल्दिएस्ट जो है आपका बैंकर थे। तो उनको क्या हुआ था कि किसी घटनाक्रम को लेकर एक बार जो सिराजुद्दौला थे उनके द्वारा पब्लिकली जो है उनको स्लैप किया गया था, जिसका आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल यहाँ पर देखने को मिला जब वो अपने पर्सनल रिवेंज के रूप में उसको जो है रखे हुए थे। और इसी का फायदा जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लिया गया और उनको अपने पक्ष में मिला लिया गया।
तो मीर जाफर को जहां नवाबशी दिया गया वहीं पर जो है आपका जगत सेठ का जो पर्सनल जो आप कह सकते हैं रिवेंज का था वो मैटर था, जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का नेचर जो था सस्पिशियस था, उसके कारण यह भी जो है आप कह सकते हैं डिसकंटेंट थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि इनको भी मिला लिया, और जब अगर दीवान मिल जाएंगे तो उसके कारण आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, फिनांस है, उस पर भी राजा का कंट्रोल जो है आपका वीक होगा। उसी भी एक और थे, अब देखिए सपोज कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है और प्लस जो मर्चेंट्स हैं या फिर आपका मीर जाफर है, तो ये सारे के बीच आप जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रहा है उसको बीच में सूचना इधर से उधर करने के लिए एक जो है आप कह सकते हैं एक ब्रोकर का जरूरत था। तो वही जो है एक मर्चेंट ब्रोकर थे ओमिचैन, इन्हें भी जो है ये प्रोमिस किया गया कि 30 लाख रुपया जो है, तब उस समय 30 लाख रुपया प्लस जितना ट्रेजरी में रहेगा 5% उतना जो है आपको दिया जाएगा, क्योंकि यही जो है डिमांड उमीचंद के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जो है अब जो इतना बड़ा डिमांड किया जा रहा था ओमीचंद के द्वारा, तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या किए कि एक फेक पेपर बनाया, क्योंकि उसमें जो एडमायरल थे यानी नेवी के जो हेड थे आपका जो है एडमायरल वाटसन, वह रिफ्यूज कर दिया, नहीं जो है इस तरीके का पेपर पर साइन नहीं करेंगे। तो जहां पर एडमायरल का साइन होना था वाटसन का, वहां पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा फोर्ज साइन कर दिया गया। वही जब युद्ध खत्म हुआ तो जब ओमीचंद के द्वारा आप जब ये मांगा गया तो ये ओरिजिनल पेपर दिखाया गया जिसमें उस तरीके का कोई प्रोविजंस नहीं था। तो ये ओमीचंद, लेकिन आप कह सकते हैं लोगों को साथ करने में जो है ये एज ए ब्रोकर के रूप में इनका यूज जो है किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपका चल रहा है। अब क्या हुआ कि यहां पर जब आप कह सकते हैं जब समय आ गया, जब इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, उसके बाद जो है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया कि चंदननगौर को भी सीज कर लिया, और जो है धीरे धीरे जो है वो एडवांस कर रहे थे जो है सिराजुद्दौला का जो एरिया था उस साइड में। तो सबसे पहले चंदननगौर को जो है वहां पर कह सकते हैं कि सीज किया गया, उसके वो आगे फिर वहां पर बढ़े। अगर फिर जब युद्ध का देखिएगा जो दिन है तो आपका 23 जून जो है 1757 है, तो वहां पर आप देखिएगा फोर्स अगर आप देखिएगा तो 35,000 इन्फेंट्री था सिराजुद्दौला के यहाँ, 15,000 कैवेलरी, ठीक है, 53 आर्टिलरी। तो वही दूसरे तरफ अगर आप देखिएगा तो मात्र 1,000 ब्रिटिश इन्फेंट्री, मात्र 2100 जो है इंडियन सिपाही और 8 फील्ड पीसेस था। लेकिन आपको तो पता है कि किस प्रकार से जो है आपका आप कह सकते हैं कि सभी को तो पहले से ये कह दिया गया था कि किस तरीके से अरेंज था। यहाँ पर कि एक मीर जाफर तो थे ही, एक और वहां पर कह सकते हैं कमांडर थे यार लाथुब खा, उनको भी मैनेज कर लिया गया था। तो बहुत कम आप कह सकते हैं फोर्स जो रियली में एक्टिव हो सकते थे उस दिन, वह जो है आपका पॉसिबल था। तो युद्ध वाले दिन देखिए हुआ क्या, शुरुआत में अब अगर आप सुबह की बात कीजिएगा जिस दिन जो है लड़ाई होना था, तो आपको तो पहले से पता है कि मीर जाफर जो है किसी प्रकार का 45,000 मात्र जो है फोर्स पर उनका कंट्रोल था। ठीक है, तो आप ये शुरू में जब होता है लड़ाई बहुत ही आप कह सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का दोनों एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि अचानक जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा देखा जाता है कि उनके द्वारा आर्टिलरी जो है आपका जो है शुरुआत किया जाता है। तो फिर यहाँ से भी जो है आपका सर्टेन कुछ जो है रिप्लाई किया जाता है, लेकिन उसी के बीच में जो है बारिश होता है। अब ये जो बारिश के कारण क्या होता है कि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स है उनके द्वारा टर्पालिन यूज किया जाता है और अपना गन पाउडर को जो है बचा लिया जाता है। लेकिन इंडिया साइड में जो है जो आपका सिराजुद्दौला का जो गन पाउडर था वो बारिश के कारण जो है बर्बाद हो जाता है। अब ऐसे में तो आपको पता कि मीर जाफर तो पहले से जो है वो मैनेज थे, उसके बाद यार लातूब खान था वह भी मैनेज थे। तो मात्र कह सकते हैं कि जो कमांडर था जिसका नाम मीर मर्दान था वह जो है लॉयल था और जो है उसमें लड़ाई लड़ा। लेकिन जब मीर मर्दान को यह लगा कि जब हमारा जो गन पाउडर है वह जो है मॉइस्चर के कारण खराब हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी होगा, तो वह आगे जब बढ़े तो उनको बहुत नजदीक पॉइंट से जो है शूट किया गया और मीर मर्दान जो है मारे गए। और मीर मर्दान पर बहुत अधिक भरोसा था सिराजुद्दौला का। तो जब वो हुआ तो वो भी पैनिक हो गए और फिर जब मीर जाफर से पूछे कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मीर जाफर के द्वारा यह कहा गया
कि मानसून की जो बारिश हुआ उसके कारण हम लोगों का गन पाउडर खराब हो गया। फिर जो है उनके द्वारा कहा गया कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो मीर जाफर के द्वारा कहा गया कि अभी तत्काल जो है जो क्षेत्र है इसको छोड़ने में भलाई है। और फिर जो है सिराजुद्दौला वही करते हैं और जो है एक कैमल पर सवार होकर जो है वहां से युद्ध को छोड़ देते हैं। जब राजा छोड़ दिया तो बाकी लोग जो है आसानी से वहां पर कह सकते हैं कि सरेंडर हो गए, या आप कह सकते हैं कि युद्ध जो है वहां पर समाप्त हो गया। अब देखिए इस प्रकार से जो है बिना किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट का, बिना किसी मेजर वार का जो है यह जो है आपका 1757 का जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है वह जो है आपका खत्म हो गया। अब देखिए कि इसमें इम्पैक्ट क्या क्या हुआ यह हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि यह इतिहास में बहुत बड़ी घटना जो है यहाँ पर आपको हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफ कोर्स जब इवन जो सिराजुद्दौला थे उनको चेंज करके जो है उनको मार दिया जाता है। वह मीर जाफर के बेटा थे मीरान के ऑर्डर पर ही उनको जो है मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुआ है। और उसके बाद जो है जैसा कि प्रोमिस किया गया था उसी के दौरान जो है आपका मीर जाफर को जो है आपका नवाब जो है बना दिया जाता है, यानी कह सकते हैं ब्रिटिशर्स पपेट नवाब बनाने में वहां पर सफल रहे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कीजिएगा कि उनको क्या फायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है आपको वहां पर जमींदारी राइट्स जो है आपका 24 परगना जो है वहां उनको जो है मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब जमींदारी राइट्स उनको मिलेगा तो उनको जो है रिवेन्यू आएगा और आप कह सकते हैं उसका मेजर जो है बेनिफिट उनको मिलेगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वार कंपनसेशन के रूप में जिस प्रकार से युद्ध हुआ वहां पर $2.2 मिलियन पाउंड जो है आपको रिसीव होता है ट्रेजरी से, मीर जाफर के द्वारा जो है दिया जाता है। उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव वहां पर पर्सनली बहुत आप कह सकते हैं कि वहां पर उनके द्वारा लाभ लिया गया। वो 1757 में 2.5 करोड़ रुपया जो है उसमें उनके द्वारा लिया गया, प्लस एक जागीर जो है 27,000 जो है का एनुअली जो था वह भी उनको जो है प्राप्त होता है। और यह उनके द्वारा जब वो मेमोयर अपना लिखते हैं, टेस्टिमोनी लिखते हैं, तो वह भी कहते हैं कि यह मैं बहुत सरप्राइज था जिस प्रकार से मैंने चीजों को मोडेट किया। ये है 17 बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच का जो डिफरेंस है। तो बैटल ऑफ बक्सर जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो दोनों का कंपैरिजन वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए जहां तक हम लोग अगर बात करें पॉलिटिकल का, तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से नवाब वहां पर जो है एस्टेब्लिश हो गए और इसका डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ या फिर जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी राइट्स देखने को मिलता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि नवाब का इंडिपेंडेंट रूल जो है अब एस्टेब्लिश होने लगा और पावर जो है मुगल से हटके जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लगा, क्योंकि वही पपेट के रूप में अब बनाने लगे चीजों को। और यहाँ पर आपको देखने को मिला क्योंकि रेसिडेंट भी अब कोर्ट में प्लेस करने लगे, तो आपको सब्सिडियरी अलायंस का जो मॉडल है वहां पर आपको शुरुआत देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इकोनॉमिक जो प्रभाव है उसकी बात करें, ये हम आपसे चर्चा किए कि किस प्रकार से पूरा जो है प्लासी के बैटल के पहले पूरे इंडिया का ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा आपका इंडिया में था, इंडिया का जीडीपी का शेयर हुआ करता था, लेकिन आपका 1947 जाते जाते मात्र 4% शेयर रह गया। अगर हम लोग इकोनॉमिक की बात करें तो आपका इकोनॉमिक ड्रेन देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ, पहले क्या होता था कि अगर ट्रेड की बात कीजिएगा तो इंडिया में वो लोग क्या करते थे कि गोल्ड है, सिल्वर है लेके आते थे और यहाँ से स्पाइस है, टेक्सटाइल है, ये सब एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेड का जो सिस्टम होता है वो मेंटेन था। लेकिन जब यहीं से उनको रिवेन्यू मिलने लगा, यहीं पर जब वो जमींदारी के द्वारा रेंट वसूल करने लगे, तो यहाँ और प्लस जो है उनको ड्यूटी आप कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड भी मिल गया। तो जब फ्री ट्रेड मिल गया तो उनका एडवांटेज हो गया, उनको बेनिफिट अधिक होने लगा। तो यहाँ का ही जो मनी था, यहाँ से ही जो अर्निंग हो रहा था, उसी से सामान खरीद रहे थे और जो है वह जो है इंग्लैंड भेजने लगे। तो यानी किसी प्रकार से अब ब्रिटिश से आना कोई चीज बंद हो गया और यहाँ का ही रिसोर्स कंप्लीटली जाने लगा, यानी यहाँ से जो आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन जो है फुल जो है आपका चालू हो गया। वहीं दूसरे तरफ देखिएगा अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सिल्क था, यहाँ का जो है आपका मसलिन जो है टेक्सटाइल था, वह भी जो है आपका इम्पैक्ट होने लगा, क्योंकि इस समय तक जो है इंग्लैंड में जो है आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था और वहां पर जो है
कपड़े जो है सस्ते जो है आपका बनने लगे थे, वहां से लाके इंडिया में जो है चीजों को रखा जाने लगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इकोनॉमी में अगर आप प्रभाव देखिएगा तो हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर का ट्रेडिशनल जो सेटअप था वो आपका चेंज हो गया। एग्रीकल्चर चेंज हो गया तो उसके कारण पूरा इकोनॉमिक जो है अगर आपका सेटअप हुआ। अब इसी का प्रभाव आपको आने ज्यादा समय नहीं लगा, 1757 देख लीजिए, और 1770 में जो है वहां भयानक जो है आपका फेमाइन आया। ठीक है, उसमें लाखों लोग जो है भूख के कारण मारे गए। तो आप सोच के देखें कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किस प्रकार से जो उनका सिस्टम है वो इम्पैक्ट किया और लाखों लोग जो है वहां पर मारे गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो फायदा आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मिलने लगा, जो जो शुरुआत में सर्टेन जो इंडियन मर्चेंट थे उनको भी बेनिफिट होता था इंटरनल ट्रेड पर, अब लेकिन सब पर कंट्रोल जो है वो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का हो गया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात कीजिएगा तो वहां ड्यूअल गवर्नमेंट हो गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया कि जो है आप पपेट के रूप में बैठा दिया गया मीर जाफर को, और जो फिनांस का हो गया, क्योंकि जो जमींदारी राइट्स है या रिवेन्यू कलेक्शन का है वो ब्रिटिशर्स अपने पास रख ले, यानी पैसा जो है कहाँ जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पास अधिक जा रहा है। लेकिन अगर विधि व्यवस्था खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वह नवाब के ऊपर जाता है। तो ये चीजें हैं जिसे कि दो तरीके का कहा जाता है, दीवानी राइट्स या निजामत राइट। तो दीवानी यानी कि रिवेन्यू राइट्स रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और निजामत राइट्स जो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है नवाब के पास रह गया। ये चीजें हैं। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मसलिन और सिल्क इंडस्ट्री के कारण जो है लाखों लोग जो है आप कह सकते हैं कि बेरोजगार हुए। तो ये सारा चीजें जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह भी एक चीज देखने को मिला कि किस प्रकार से जो है आपका बहुत बड़ी आर्मी नहीं चाहिए किसी को अगर जीत हासिल करना है। तो जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड अगर फोर्स है, और अगर सामने जो विपक्ष है या आप कह सकते हैं अपोजिट जो पार्टी है वो आपस में इंटरनल ये आप कह सकते हैं एक साथ नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि उसको आसानी से जीता जा सकता है। तो ये चीज भी इस बैटल ऑफ प्लासी में जो है प्रूफ हुआ। यहाँ पर यह भी एक चीज हुआ कि क्लास कोलोबरेशन, यानी कि लोग क्या किए कि अपने इंटरेस्ट को, चाहे आप देख लीजिए, चाहे वो जगत सेठ की बात कर लीजिए, घसीटी बेगम का भी बात कर लीजिए, जो घसीटी बेगम जो आपका अलीवर्दी खान की बेटी थे वह भी जो है कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गई थी। तो जो है जगत सेठ की बात कर लीजिए, या फिर जो है आप राय दुर्लभ की बात कर लीजिए, सब लोग क्या है कि अपने पर्सनल जो है आपका इंटरेस्ट में, पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट हो गए, और जो है स्टेट का जो सोवरेंटी है उसको जो है आप कह सकते हैं इग्नोर के। उसका यह रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिशर्स कम सेना के बाद, कम ह्यूमन रिसोर्स के बावजूद भी वह जो है सफल हो पाए। तो ये चीजें देखने को मिला, और यहाँ से लेसन भी मिला कि अगर जो है जिस प्रकार से आप 18th सेंचुरी में जो है आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबल था, यानी किस प्रकार से आंतरिक जो है चीजें बटी हुई थी आपस में, आप कह सकते हैं यूनिटी नहीं था। इसके कारण ब्रिटिशर्स को जो है यह मिला कि अगर हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हुए लोगों को आपस में जो कह सकते हैं कि यूनिटी नहीं है उसका लाभ लेते हुए हम बारी बारी से सभी को हम जो है डिफीट कर सकते हैं। और आने वाला जो लेक्चर है उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बार में एक जो राइवल्स होते उनको टारगेट किया गया, पहले जब उनको हरा दिया गया तब फिर दूसरे को किया गया, और जब एक कह सकते हैं अपोनेंट के खिलाफ लड़ा गया तो दूसरे को अपने साथ में जो है डिप्लोमेसी के द्वारा जो है मना लिया गया। इसका प्रभाव जो है सोशली भी बहुत पड़ा। आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो है वहां पर इंडिया में जो है आपका जो कह सकते हैं कोलोबोरेट क्लास है, जैसे कि मतलब मिलाने वाला जो क्लास कह सकते हैं, जैसे कि मर्चेंट्स है, बैंकर्स है, जमींदार है। तो ये जो कह सकते हैं कॉमन जो लोग हैं प्लस जो ब्रिटिशर्स है उनके बीच का लिंक के रूप में भी डेवलप हुआ। आप कह सकते हैं जो कोर्ट सिस्टम था वह जो है वहां पर डिस्टर्ब हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि क्योंकि अब नवाब ही नहीं रहे तो और उनका कंट्रोल अब कम होने लगा, तो वहां पर जो आर्ट फॉर्म्स होते थे, बहुत सारे आर्टिस्ट वहां पर काम करते थे, वो सब भी अब जो है गायब होने लगे। मुगल का जो एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था वह भी जो है चेंज हो गया। तो ये सारी चेंज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब इसके बारे में, यह जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस का जो है अलग अलग व्यू पॉइंट है। जैसे कि आप देखिएगा आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया कि यह तो बैटल था ही नहीं, यह जो है आप कह सकते हैं फ्रॉड था, ये कॉन्स्पिरेसी था जो नवाब ऑफ जो बंगाल के खिलाफ जो है ये चीज किया गया था। उसी तरीके से अगर आप ब्रिटिश हिस्टोरियन का देखिएगा, जेम्स मिल का देखिएगा, तो वो कहते हैं कि क्योंकि से सिराजुद्दौला जो है बहुत ही टायरेंट था और कह सकते हैं क्रूएल था, इसीलिए जो है यह जो स्टेप लिया गया था वो एज ए पार्ट ऑफ सिविलाइजिंग मिशन में जो है लिया गया था, जिसे कि वर्तमान सभी हिस्टोरियन के द्वारा इस आर्गुमेंट को जो है खारिज कर दिया गया है। हालांकि सब डिटेल्स के बारे में ऑप्शनल में जरूरत होता है, जीएस में जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अगर देखिएगा, बिपिन चंद्रा की बात देखिएगा, तो वह जो है फोकस जो है क्लास कोलोब्रेशन पर करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के लेक्चर्स में यह देखें कि किस प्रकार से अगर एक स्टेट जो है या फिर जो है आपका हिस्ट्री में अगर आप मुगल के बारे में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा, यूनिटी जो है बाकी जो प्रोविंसेस थे नहीं, उनके बीच नहीं रहने के कारण जो भी यूनिटी का अभाव रहा, उसका किस प्रकार से जो है लाभ जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया गया और यहाँ उन्होंने एक नींव डाला अपने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का। आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार 1700 जो 64 है, जहां पर बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहां मिलिट्री फाइट भी हुआ और वहां पर यह पहला जो है वहां पर मिलिट्री जो कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी जीता जाता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है हम लोग अभी कवर किए। किसी प्रकार का कंफ्यूजन मेरे उम्मीद से आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। आप बहुत ही डिटेल से चीज़ों को लिख सकते हैं कभी भी, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, कहीं भी आप लिख सकते हैं। तब भी अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है जवाब मिले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप जो है इतने लंबे लेक्चर्स को अगर शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जब कभी भी नया वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए तुरंत अवेलेबल जो है आपके पास हो जाएगा। और यह भी है कि हम लोग स्लोली स्लोली जो हिस्ट्री का है लेक्चर उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही इस चैनल पे पॉलिटी का भी लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसे भी हम लोग आने वाले 1 से 2 महीने में कॉन्फ्लिक्ट जो है कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो इस जो सीरीज है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।